गुड आफ्टरनून। एक मिनट। एक्सरसाइज 1, सेंटर ऑफ मास, लेक्चर नंबर 12। एक्सरसाइज 1 में बोलिए, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था पहले। हाँ पहले नहीं, मुझे 2 डाउट लेक्चर चाहिए, तो आज एक लूंगा, एक फ्राइडे को, है ना। आज तो बोला ही था पहले से। ओके, इन चैप्टर में है क्या? कुछ थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट है उसका, उसको डिस्कस करेंगे अपन लास्ट लेक्चर, मतलब संडे वाले लेक्चर में। 2 आवर्स का होगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। संडे को कंप्लीट हो जाएगा, संडे को ये कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज 1 में क्या है? 5। अरे डिस्कस किया था ये सब यार, शायद 5। नहीं नहीं, फ्राइडे को पहले से बोला है ना यार, इवनिंग में तो है। या फिर पढ़ा ही दूं, कंप्लीट कर दूं क्या आज? जैसा बोलो तुम लोग। ठीक है, आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, कंप्लीट ही कर लेते हैं आज कंप्लीट कर लेते हैं। फ्राइडे और संडे को डाउट्स रख लेंगे, ठीक है। आज कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे वेरिएबल, उस पे और आगे क्वेश्चन होगा। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वेरिएबल मास सिस्टम ने एक क्वेश्चन करके वेरिएबल मास सिस्टम पे जाएंगे। एक मिनट। क्वेश्चन करेंगे। ये ऐसा एक क्वेश्चन है, ये एक वेज है। ये सब क्वेश्चन जो है ये रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस है। m इक्वल्स टू 2 kg, और ये जो एंगल दिया हुआ है ये 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से एक मास है m, और इस m की वैल्यू 1 kg है, और ये 2 मीटर पर सेकेंड से आके इसको स्ट्राइक करता है। कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करते हैं इसको। और ये जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस। और ये जो सरफेस है वो भी स्मूथ है, बॉल भी वैसा ही है। और E की जो वैल्यू है, इन दोनों के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है 1/2 है। E जो है इन दोनों जब आके स्ट्राइक करेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है और E की वैल्यू 1/2 है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ wedge and the ball, and the ball
immediately after collision, immediately after collision, after collision, immediately after collision. एक बार देखो, ट्राई करो कुछ। देखो यार, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करना है वो समझ में आना चाहिए। कि ऐसा जहां पे एक आपको वेज दिख जाए, जहां पे आपको एक वेज दिख जाए और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक बॉल आके स्ट्राइक कर रहा है और बॉल का मास गिवन है ना, और इस वेज का भी मास गिवन है, ये सब गिवन है, तब उस क्वेश्चन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज यही से समझ में आएगी। और जब भी आएगा तो इसी टाइप से सॉल्व करना है क्वेश्चन, जब भी आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट पहले लगाओ। मान लो कि ये जब ये आके, पहले ये रेस्ट में था, ये तो पहले मूव नहीं कर रहा था, बट जैसे आके स्ट्राइक करेगा, तो अब ये बताओ, जैसे आके स्ट्राइक करेगा ये इससे इस पर नॉर्मल लगाएगा इस डायरेक्शन, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा होएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, तो इसकी वजह से ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना, क्योंकि कॉमन नॉर्मल तो इसका ऐसा है ना यार, यही है ना इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट, LOI। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग ये क्या देगा, इंपल्सिव फोर्स लगेगा। इस इंपल्सिव फोर्स की वजह से ये मान लीजिए इस पे इंपल्सिव फोर्स ऐसा लग रहा है, तो एक कंपोनेंट इसका ऐसा, दूसरा कंपोनेंट ऐसा, तो इस कंपोनेंट की वजह से ये आगे जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। पहले देख लेते हैं ये कितने से आके स्ट्राइक कर रहा है, 2 से, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन ये 2 से आके स्ट्राइक कर रहा है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये 60 होगा, तो ये 30 हो गया। तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, 2 cos 30, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, 2 sin 30। हाँ, 2 मीटर पर सेकेंड ये, तो ये आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड, जस्ट बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये तो क्लियर है कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसका, जैसे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इसका ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये वाले को तो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, इसका जो ग्राउंड नॉर्मल लगाएगा, इसको कोई बैलेंस करने वाला है नहीं, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अज्यूम कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है, तो इसकी वेलोसिटी अज्यूम कर लिया कि सपोज ये V1 से जा रहा है, कितने से जा रहा है, तो V1 से जा रहा है। अब जो यहाँ पे बॉल था, ये बॉल, ये बॉल की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी V2 है। अच्छा, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी जो अभी इसकी थी वो 1 मीटर पर सेकेंड है, तो ये वाली वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड। क्यों है ये 1 मीटर पर सेकेंड, सिंस tangential velocity there is no impulsive force along common tangent, है ना, and tangential velocity, yes, tangential velocity remains same। तो अभी ये ऐसा जा रहा है, तो अभी क्या करेंगे अपन, जो E वाला फॉर्मूला होता है वो किस डायरेक्शन में लगाते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग। तो ये तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी अज्यूम कर लिया V2, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे जो ये V1 से जा रहा है, तो यहाँ यहीं से ऐसा ड्रॉ कर लिए, V1 से जा रहा था, इसका एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग
ऐसा, एक कंपोनेंट इसके अलावा ऐसा, तो ये वाला एंगल तो 30 होगा, तो ये वाला जो होगा v1 cos 30, मतलब है नहीं उससे अपने को v1 sin 30। क्लियर है इतना? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट नहीं किया था क्या? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, देखिए क्या है। बिकॉज ये सरफेस कैसा है, ये वाला जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो जो इंपल्सिव नॉर्मल लग रहा होगा उस नॉर्मल की वजह से यहाँ पे कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। जब इसके टेंजेंशियल, इसके इस सरफेस के इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब इस लाइन के अलोंग कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है, तो जब इंपल्सिव फोर्स नहीं है तो वहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी रिमेन सेम, है ना। ये सब पॉइंट आपके नोटबुक में होगा, ये सब पॉइंट है, पहले बताया आपको, है ना। डन, नोट कर लो थोड़ा फास्ट। अब देखो दूसरा क्या लगाएंगे अपन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग क्या लगा देना है अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो देखो यहां से क्या आएगा, यहां से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा v अप्रोच, कितना आ रहा है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, कितना है √3, और यहां से क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितना आएगा, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, दोनों सेपरेट और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा v1/2, तो v2 प्लस v1/2। आई बात समझ में, v1 प्लस v2/, तो अभी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आ जाएगा ना, E equals to velocity of separation along line of impact upon velocity of approach along line of impact, और E की वैल्यू 1/2, ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका v2 प्लस v1/2 और ये आ रहा है √3, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 इक्वल्स टू 2v2 प्लस v1, 2 से 2 जाएगा, तो यहाँ से v1 प्लस 2v2 इक्वल्स टू √3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आ गया यहाँ से।
क्लियर है? अब देखेंगे कि ये जो बॉल आके स्ट्राइक कर रहा है, अब ये बताओ इस पे या इस बॉल पे जो इम्पल्स इम्पल्स लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? इम्पल्स, मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है? तो मोमेंटम लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग चेंज हुआ। बॉल का मोमेंटम, हाँ, बॉल का जो मोमेंटम है, इस ये बॉल का मोमेंटम लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग चेंज हुआ। तो अभी जैसे ये आके स्ट्राइक किया होगा इस पे, तो ये इस पे इंपल्स इस डायरेक्शन में लगाया होगा और ये इस पे इंपल्स इस डायरेक्शन में लगाया होगा, है ना? अब ये वाला एंगल, ये ऐसा था, ये एंगल 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका, ये ऐसा हो जाएगा 30। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो ये वाला एंगल जो है ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कितना जाएगा? जे कॉस 60, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा ये j/2। अब इसका इम्पल्स देखेंगे, बॉल का इम्पल्स, तो इम्पल्स की बात कर रहे हैं तो जे बॉल, इस पे जो इम्पल्स लग रहा है ये क्या हो जाएगा अभी इस डायरेक्शन में? तो ये इम्पल्स का जो डायरेक्शन ये है, तो चेंज इन मोमेंटम भी देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। तो इन फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना है? तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? अभी कितना है? m इंटू V2, और पहले इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में था, तो माइनस ऑफ m इंटू, इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी? √3। तो ये कितना जाएगा? j इक्वल्स टू 1 इंटू V2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू √3। तो यहाँ से j की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको? V2 प्लस √3, इक्वेशन 2 एंड। अगर इस वेज की बात करेंगे तो अब इसके अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है? V2 है, V1 है, और इसके अलोंग इसका इंपल्स कितना है? j cos 60, है ना? तो वेज के लिए जब लिखेंगे तो ऐसा नहीं ये j लिख देंगे, ये किसके अलोंग लिख रहे हैं? x के अलोंग लिख रहे हैं। तो ये कितना है इसका? ये j/2 है, और ये इसका चेंज इन मोमेंटम x के अलोंग कितना हुआ? तो m इंटू V1 इक्वल्स टू j/2। m कितना है इसका? तो 2 kg है, m2 ही था ना, 2V1 इक्वल्स टू j/2। इस 2 को इस साइड लाएंगे अपन, तो 4V1 इक्वल्स टू j, इक्वेशन 3। अब देखो 2 और 3 से V1 और V2 का रिलेशन आ जाएगा, 2 और 3 से V1 और V2 का एक और रिलेशन आ गया, एक यहाँ पे पता है, तो दो इक्वेशन बन जाएगा अपने पास, साइमल्टेनियस इक्वेशन आ जाएगा, तो वहां से अपन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना पहले। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फाइंड कर लिया यहाँ तक, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक आ गया। अब क्या है, इस बॉल का जो इंपल्स चेंज हुआ है, मतलब इस बॉल का जो मोमेंटम चेंज हुआ है किस डायरेक्शन में हुआ है, या वेलोसिटी जो चेंज हुई है किस डायरेक्शन में? तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग चेंज हुई है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी उसी डायरेक्शन में इंपल्स लगेगा। इंपल्स होता है क्या? चेंज इन मोमेंटम होता है। तो इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज हुआ? तो इसके लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग चेंज हुआ है, तो इसके अलोंग लिख दिया जे इंपल्स, मतलब जे। तो जे बॉल क्या हो जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो फाइनली इसी डायरेक्शन में है और जे भी इसी डायरेक्शन में, तो इसी को पॉजिटिव ले लिया, तो फाइनल कितना है? mv2। हाँ, वो भी करेंगे, उससे भी यही आने वाला है, ज्यादा बेटर होता है ये करना। उससे भी वही आएगा जो तुम बोल रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताया तो है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर दोनों से सॉल्व करके बताया था ना एक दो क्वेश्चन, कि इससे भी आता है उससे भी आता है। V1 कितना आ रहा है? 1/√3, करेक्ट। V1, हाँ V1 1/√3, V2 भी उतना ही आ रहा है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो यहाँ से इम्पल्स फाइंड कर लिया और यहाँ से फाइंड कर लिया, डन। अब इन दोनों से क्या आ जाएगा? फ्रॉम 2 and 3, हाँ गिवन है वो सब, गिवन। m1 इसका मास गिवन है, इसका मास गिवन है।
डन। तो यहां से क्या आ जाएगा, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 4v1 इक्वल्स टू v2 प्लस √3, है ना। अब इसको इक्वेशन 4 मान लिया, तो फ्रॉम 1 and 4 से जब आप फाइंड करेंगे तो यहां से v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू 1/√3 आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वेज कितना हो गया, वेज जो है वो कितना आ जाएगा, ये v1 है तो 1/√3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या आ जाएगा, बॉल ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट है ना, क्योंकि ये हो जाएगा v2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, टेंजेंशियल वेलोसिटी 1 है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या लो v2 है, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4/3 मतलब 2/√3 मीटर पर सेकेंड, 2/√3 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन और भी है बट पहले वो वाला पार्ट बता देता हूँ, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट के 2 लेक्चर में डिस्कशन करेंगे तो फिर करेंगे अपन। 1 का स्क्वायर कैसे आया, ये बॉल था, इस बॉल की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 थी और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी 1 थी, तो नेट वेलोसिटी इसकी किस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो इस डायरेक्शन में ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉल। नेक्स्ट लिखेंगे वेरिएबल, वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, वेरिएबल मास सिस्टम। अभी पहले क्या होता था, मास कांस्टेंट होता था, अभी मास क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे तो वहां से एफ एक्सटर्नल क्या होता था, एफ एक्सटर्नल जो होता था वो होता था dp/dt, dp/dt। तो एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू होती थी वो यहां से अगर आप देखेंगे तो d/dt ये होता था m/v, तो यहां से एफ एक्सटर्नल क्या आ जाता था, m dv/dt प्लस v dm/dt। ये मास पहले कांस्टेंट होता था इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाती थी, अभी मास कांस्टेंट नहीं है, dm/dt 0 नहीं है, तो ये वाला एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है इस केस में, इस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स। ये कब आएगा, जब मास वैरी कर रहा होगा तब आएगा। अब इसका एक्सप्रेशन v dm/dt, ये v जो होता है एग्जैक्टली v रिलेटिव होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है, उसको मैं आगे बताता हूँ कैसे रिलेटिव आएगा, बट थोड़ा आइडिया आना चाहिए आपको कि एफ एक्सटर्नल जो पहले से आपको दिख रहा था कि ये इतना फोर्स है, फिर अपन इसको dm/m/dv/dt एम ए लिख देते थे पहले से, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए लिखते थे, ये वाला टर्म क्या करते थे जीरो, क्योंकि dm/dt क्या हो जाता था जीरो, मास कांस्टेंट होगा तो dm/dt जीरो हो जाएगा, बट यहाँ पे मास वेरिएबल है, तो मास वेरिएबल है तो ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला टर्म यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है, इतना नोट कर लो। हाँ बताया था, थ्रस्ट फोर्स यही है, यही है, यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे उसके बारे में, ये आपको एनएलएम में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था।
डन। इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि कैसे आया होगा ये फॉर्मूला, कैसे बनाएंगे वी रिलेटिव। मैं तो बोल देता हूँ वी रिलेटिव। जैसे ये मास m है और ये जा रहा है v वेलोसिटी से, कितने से, v से। अब एक मास है dm, ये मास जो है ये dm मास है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है u वेलोसिटी से, कितने से, u से। मान लीजिए कि ये दोनों कंबाइन हो गया तो अभी इसका मास क्या हो जाएगा, m प्लस dm हो जाएगा। अब मास इंक्रीज हो गया है तो वेलोसिटी भी स्लाइटली चेंज होगा इसका, इसकी वेलोसिटी स्लाइटली चेंज होगी। तो मैं मान लेता हूँ v प्लस dv, v प्लस dv क्या हो जाएगा, v प्लस dv हो जाएगा। dm की वजह से थोड़ा सा चेंज आया तो वो dv का चेंज आया, अज्यूम कर रहे हैं। तो अब देखो, जब ये आके स्ट्राइक कर रहा होगा तो जितना इस पे फोर्स लगा होगा उतना उस पे फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स तो क्या है, नेट फोर्स तो जीरो है। नेट फोर्स जीरो है तो इसका मोमेंटम जो आएगा, पहले यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेट फोर्स जीरो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये कोलिजन वाला पार्ट नहीं है, ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं आप समझ लीजिए कि ये मूव कर रहा है वी से और ये आके कोलाइड कर गया है, कोलाइड करके इसका मास इंक्रीज हो गया है, वो वाला पार्ट डिफरेंट होता है। ये पार्ट ऐसा है कि मान लीजिए, समझने के लिए बता रहा हूं, जैसे कुछ भी पुट कर दो ना, v प्लस डी वी, कुछ भी ऐसे समझो, कर दो ना v माइनस डी वी कर दो ना, उससे कोई ये नहीं होगा, ये वाला टर्म अब कुछ भी लिख दीजिए, माइनस डी वी लिख देता हूं मैं, ऐसे समझ लीजिए। इसको ऐसे समझना है, या प्लस, अभी प्लस माइनस जो भी आएगा देख लेंगे ना, अभी छोड़ो ना, इसको ऐसे समझो। मान लो कि ये एक ट्रक है, ठीक है, ये ऐसा है, ये एक ट्रक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है किसी वेलोसिटी से। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हॉपर है, इसके साइड साइड मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में था सपोज, और इसका ये वाला लेंथ जो है इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे कुछ सैंड रख दिया। क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो सैंड इस साइड ऐसा आएगा, है ना। तो अब जब सैंड इसमें आएगा तो अभी इसका मास कुछ रहा होगा, सैंड आएगा तो अभी इसका मास कुछ और हो जाएगा, तो मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मान लेते हैं कि dt टाइम में कितना मास आ रहा है, dm। dt टाइम में जो इसका मास यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, dm। मतलब इसका मास क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है, इसका मास क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है ना, क्योंकि सैंड आ रहा है इसमें, इंक्रीज होता रहेगा यहाँ पे। तो वही केस है, मास m था, इसमें कुछ ऐड करते जा रहे हैं, dm ऐड करते जा रहे हैं, dm ऐड करते जा रहे हैं, सपोज उसकी वेलोसिटी भी है। तो चेंज इन मोमेंटम कितने का होगा यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, dp लिख देते हैं। तो ये अभी कितना है, m प्लस डी एम इंटू वी प्लस डी वी, माइनस प्लस लिख दो, उससे कोई पता है अपने को कि फॉर्मूला में क्या ही होने वाला है, v यहाँ से क्या आ जाएगा, dm इंटू यू। तो यहाँ से dp क्या हो जाएगा आपका, dp हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, mv प्लस mdv प्लस dm इंटू वी प्लस dm इंटू dv, और यहाँ से माइनस mv माइनस dm इंटू यू, dm इंटू यू। तो अब देखिए यहाँ से ये वाला टर्म तो जाएगा, ये वाला टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब dp की वैल्यू क्या आ रही है, dp इक्वल्स टू dm, दो जगह पे दिख रहा है यहाँ पे dm, इसको मैं लिख देता हूँ mdv प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, v माइनस यू, v माइनस यू, है ना, इंटू dm। अब ये वाला जो टर्म दिख रहा है, अब ये बताओ dv इज वेरी स्मॉल, dm इज वेरी स्मॉल, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको, नेग्लेक्ट करके जीरो लिख दिया, नेग्लेक्ट करके क्या लिख दिया, जीरो। अब आपको पता है कि एफ एक्सटर्नल कितना होता है, एफ एक्सटर्नल ऑल्सो, एफ एक्सटर्नल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या पढ़ा था, डीपी बाई डी टी, डीपी बाय
dt। तो बेसिकली एफ एक्सटर्नल कितना आएगा आपका, तो यहां से आ रहा है आपका m dv बाई dt हो जाएगा ये, प्लस v माइनस u, ये क्या हो जाएगा dm बाई dt हो जाएगा, dm बाय dt हो जाएगा, क्योंकि dp तो पता है अपने को dt से डिवाइड कर दिया, तो dm बाई dt हो जाएगा। तो देखो ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है एफ एक्सटर्नल इंटू m dv बाई dt, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये u माइनस v इंटू dm बाई dt। तो ये वाला जो टर्म दिख रहा है यही है v रिलेटिव। तो ये कितना आ गया, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू m dv बाई dt माइनस ये क्या है v रिलेटिव इंटू dm बाई dt। तो यही फोर्स जो है आपका थ्रस्ट फोर्स है। तो इसको इस साइड लाइए, तो एफ एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव dm बाई dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m dv बाई dt क्या होगा, a, m a, या इसी को पहले dv बाई dt लिख दो, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं m a। तो एम ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पहले से, प्लस ये वाला थ्रस्ट फोर्स, ये क्या है थ्रस्ट फोर्स। तो पहले से जो सपोज mg लग रहा होगा या कुछ लग रहा होगा वो तो होगा ही, बट एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, कौन सा, थ्रस्ट फोर्स। इसका मतलब जहां पे मास वैरी कर रहा होगा वहां पे एक फोर्स आएगा, वो क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होगी, v रिलेटिव इंटू डीएम बाई dt। ये क्या है, v रिलेटिव, relative velocity of mass which is added to the given mass, added or subtracted और removed, है ना। तो अभी इसको अभी आगे डिस्कस करूंगा, बट आपको समझ में आया कि v रिलेटिव कैसे आया, ये बताने के लिए ये सब किया था। एक बार नोट कर लीजिए, ये सब याद रहे कि नहीं रहे, बस ये आगे वाला याद होना चाहिए कि थ्रस्ट फोर्स ये होगा, और ma की वैल्यू क्या होगी, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, और थ्रस्ट फोर्स प्लस वेक्टर साइन लिख रहे हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो दोनों वेक्टर को हटा के ऐड कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस कर देंगे। नोट करो इसको। एक बार पहले नोट कर लो, समझाता हूँ। ये वाला ये एक्सप्रेशन नहीं समझ में आया क्या, या फॉर्मूला कैसे लगाएंगे वो समझ में नहीं आया। ये चेंज इन मोमेंटम इसका नहीं है, ये अलग है, ये अलग पार्ट है, समझाने के लिए था ये।
अरे ये समझ में आया कि एफ एक्सटर्नल होता है डीपी बाई डी। डीपी अपने को पहले से पता, उसको डी से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा एम डीवी बाई डी प्लस वी माइनस यू डी एम बाई डी। तो क्या हो जाएगा एम डीवी बाई डी माइनस कॉमन ले लो यू माइनस वी डी एम बाई डी। ये क्या है, वी रिलेटिव है। रिलेटिव किसका है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विथ रेस्पेक्ट टू एम मास। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विथ रेस्पेक्ट टू एम मास, यही है। तो m इंटू डीवी बाई डी आ जाएगा, यही क्या है, थ्रस्ट फोर्स है। ये माइनस है तो मैं इसको इस साइड ला देता हूँ। तो एफ एक्सटर्नल प्लस एफ थ्रस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m इंटू ए। पहले क्या होता था, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए। अभी क्या होगा, एफ एक्सटर्नल प्लस थ्रस्ट फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए। दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए ये कुछ दिया हुआ है, ये कुछ फोर्स है, ये 10 है, ये 5 आ रहा है। सपोज ये 10 है और ये 5 आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो 10 प्लस 5 इक्वल्स टू एम ए। अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ये मान लीजिए कि एक्सेलरेट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स के अलोंग, तो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू एम ए। या थ्रस्ट फोर्स के अलोंग ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो 5 माइनस इसकी वैल्यू मान लीजिए 3 है, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू एम ए। आई बात समझ में कुछ क्या? अभी वही डायरेक्शन तो आगे बताऊंगा ना मैं। डायरेक्शन मैंने बताया कहाँ है कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। डन। तो यहां से थ्रस्ट फोर्स कितना आ रहा है आपका, एफ टी एच। ये आ रहा है वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी, अगर वेक्टर के साथ लिखना चाहे तो ऐसा। अब यहीं से देखो, इफ डी एम बाई डी टी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, डी एम बाई डी टी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो सिस्टम है उसमें मास इंक्रीज हो रहा है ना। मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन अब देखो ये पॉजिटिव है और ये वी रिलेटिव है, थ्रस्ट फोर्स है। देन एफ थ्रस्ट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा वी रिलेटिव के। ये पॉजिटिव होता था, याद है कुछ, a equals to x b। if x is positive then a is parallel to b, if x is negative a is anti parallel to b। if dm by dt is negative, dm by dt नेगेटिव का मतलब क्या है कि मास डिक्रीज हो रहा है यार, मास हाँ डिक्रीजेस विद टाइम। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ थ्रस्ट इज एंटी पैरेलल टू वी रिलेटिव। हो गया क्वेश्चन, एफ थ्रस्ट इज एंटी पैरेलल टू वी रिलेटिव। वेयर वी रिलेटिव क्या है, वेयर वी रिलेटिव क्या है, relative velocity of dm mass, relative velocity of dm mass with respect to m, with respect to m, with respect to m। नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा समझ में आएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एफ थ्रस्ट कितना है, v रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी, है ना। इफ डीएम बाई डी टी इज पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे मास क्या हो रहा है, मास इंक्रीजेस विद टाइम, मतलब ऐड कर रहे हैं मास। देन एफ थ्रस्ट वुड बी पैरेलल टू v रिलेटिव। इफ dm by dt is negative, मतलब यहाँ पे मास क्या हो रहा है, मास डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन f thrust is एंटी पैरेलल टू v रिलेटिव। नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव आ गया, मतलब ये दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे। वेयर v रिलेटिव क्या है यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm मास विद रिस्पेक्ट टू m, रिस्पेक्ट टू m। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आइडिया आ जाएगा क्या होगा नहीं होगा।
अब मान लीजिए ये एक कार्ट है, और ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है ये 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, और इसका मास जो है ये गिवन है m0, मास क्या है m0। अब यहाँ पे क्या है, एक स्टेशनरी हॉपर है, स्टेशनरी हॉपर, ठीक है, इसमें ये स्टेशनरी है और इसका लेंथ बहुत ज्यादा होगा, स्टेशनरी हॉपर, ये हॉपर जो है ये स्टेशनरी है। अब इसमें क्या है, सैंड है, और ये सैंड ऐसे आ रहा है, तो इंक्रीज हो रहा होगा इसका मास, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है सैंड spills on the cart from a stationary hopper, stationary hopper. The rate of loading, the rate of loading is constant, is constant, and is equal to constant and equal to, ये दिया हुआ है म्यू केजी पर सेकेंड। म्यू केजी पर सेकेंड मतलब क्या गिवन है, ये द रेट ऑफ लोडिंग ऑफ, द रेट ऑफ लोडिंग इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू म्यू केजी पर सेकेंड, ये क्या गिवन है, dm by dt, रेट ऑफ लोडिंग, ये केजी पर सेकेंड मतलब m by t, तो dm by dt गिवन है। फाइंड द टाइम डिपेंडेंस, टाइम डिपेंडेंस, find the time dependence, velocity and acceleration of cart in the process of loading, velocity and, कहाँ पे u है, म्यू, म्यू माइक्रो जैसा होता है ना, वो म्यू है, एंड acceleration of cart in the process of, in the process of loading, process of loading. All surfaces are frictionless. फ्रिक्शन, ये नोट कर लो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, सेकेंड क्वेश्चन तुम सॉल्व करना, ठीक है। एफ क्यू है, ये कांस्टेंट फोर्स है, ये एफ क्या है, कांस्टेंट फोर्स। अरे ये इनिशियली रेस्ट में था, रेस्ट में था तो ये मूव कैसे करेगा, कुछ तो फोर्स लग रहा होगा ना, मूव नहीं करेगा तो यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स की मीनिंग होगी क्या कुछ, कांस्टेंट, कुछ वेलोसिटी आएगी तभी ना।
डन। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने दो, सेकेंड वाला तुम सॉल्व। t इक्वल्स टू 0 पे इस कार्ट का जो मास है ये m0 है, और t इक्वल्स टू t पे इसका जो मास होगा ये मास कितना हो जाएगा, m0 प्लस t टाइम में कितना ऐड होगा, तो जो dm बाई dt गिवन है ये म्यू है, तो t टाइम में मास कितना हो जाएगा, बेसिकली ये म्यू क्या है, मास पर यूनिट टाइम है ना। तो t टाइम में कितना मास ऐड होगा, तो m डैश बोल दीजिए, m डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो म्यू इंटू टी। अरे टी टाइम है ना, जीरो से टी में कितना मास ऐड हुआ होगा, म्यू इंटू टी ना। डीएम ऐसा है, इसको इस साइड लाओ ना, नहीं समझ में आ रहा है तो डीएम है, ये म्यू डी टी कर दो, इंटीग्रेट कर दो, बट क्यों करना है समझ में आया। तो अभी इसका मास कितना हो जाएगा, m0 प्लस म्यू टी। अब पहले मुझे ये बताओ, ये जो ये तो रेस्ट में था, इसकी ज्यादा हाइट नहीं है, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा हाइट होगा तो वी वेलोसिटी से आके स्ट्राइक करेगा, वो सब नहीं देखना है अपने को। अच्छा ये बताओ, इसकी वेलोसिटी अभी मान लेते वी, अगर इसकी हाइट भी होगी कुछ कुछ वेलोसिटी से आके स्ट्राइक भी कर रहा होगा सेंट पार्टिकल्स, बट आप मुझे ये बताइए कि इस कार्ट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में देखनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अपने को किस डायरेक्शन के फोर्स से मतलब है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स से मतलब है। तो जब यहाँ पे सैंड आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो सैंड की वेलोसिटी अगर होगी भी तो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा भी तो इस वेलोसिटी की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो जो भी सैंड आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कुछ नहीं है, तो वी रिलेटिव क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ डीएम माइनस वेलोसिटी ऑफ दिस, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। हाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो 0 माइनस इसकी वेलोसिटी कितनी, अभी v अज्यूम कर लिया, कितना आया -v, मतलब जो सैंड होगा इसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। तो v रिलेटिव जो सैंड आ रहा है, क्या v नॉट म्यू टी, अरे ये बताओ dm बाय dt कितना है, म्यू है, तो dm क्या लिख सकते हैं, म्यू dt, म्यू कांस्टेंट है, t इक्वल्स टू 0 पे कुछ ऐड नहीं किया, t इक्वल्स टू t में मान लेते मास m ऐड हो चुका है, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू टी हो जाएगा, m डैश मान लेते हैं, तो t टाइम में कितना मास ऐड हुआ होगा, म्यू इंटू टी, तो m0 प्लस म्यू टी। तो मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये सैंड किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब dm बाई dt जो है ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, हेंस f thrust is parallel to v relative, होगा या नहीं होगा, f thrust parallel to v relative हो जाएगा, क्योंकि इसके कार्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी -v है, मतलब ये सैंड जो है इसके रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ पे मास ऐड हो रहा है, मतलब ये जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, और इस पे ऑलरेडी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है। अब एफ थ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू हो जाएगी v रिलेटिव v, ऐसा नहीं कि माइनस लिख देंगे, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, तो v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, वी रिलेटिव v है और ये म्यू है, तो v म्यू हो जाएगा थ्रस्ट फोर्स। तो अभी इस पे अगर नेट फोर्स फाइंड करोगे
तो पहले एक्सटर्नल फोर्स ये है, दूसरा फोर्स एक्स्ट्रा ये आ गया है, तो आप क्या लिखोगे, नाउ एम डीवी बाई डी टी या एम ए, डायरेक्टली दो एक ही डायरेक्शन में, तो एम डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ माइनस एफ थ्रस्ट, होगा या नहीं होगा? एफ इस डायरेक्शन में है, थ्रस्ट फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो क्या लिखोगे, एम डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल माइनस थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन मत लगाइए, अरे हाँ या ना, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में होता तो प्लस आ जाता, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी m की वैल्यू कितनी है, तो ये है एम नॉट प्लस म्यू टी, अभी इस m की वैल्यू कितनी है, एम नॉट प्लस म्यू टी, dv बाई डी टी इक्वल्स टू एफ माइनस म्यू वी, एफ माइनस एफ थ्रस्ट कितना आया, म्यू वी। तो पहले डिसाइड क्या करना है, थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करना है, तो बार बार अब इतना नहीं करना है, समझ में आ जाना चाहिए कि थ्रस्ट फोर्स वी रिलेटिव देख लिया किस डायरेक्शन में है, वी रिलेटिव का डायरेक्शन फाइंड कर लिया है ना, डायरेक्शन फाइंड करने के बाद देख लेंगे डीएम बाई डी टी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा, तो अब उस पर नेट फोर्स देख लेना है, तो पहले ये फोर्स लग रहा था, अभी ये लग रहा है, दोनों ऑपोजिट है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में फाइंड करेंगे, कितना आएगा, एफ माइनस एफ थ्रस्ट, तो एफ माइनस एफ थ्रस्ट इक्वल्स टू, इसी को क्या लिखेंगे, एम डीवी बाई डी टी, या एम ए बोल दीजिए इसको, एम ए इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल माइनस एफ थ्रस्ट हो जाएगा, यहाँ पे v वाले टर्म को एक साथ, t वाले टर्म को एक साइड, इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड ला जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। v रिलेटिव किस डायरेक्शन में, ये आया समझ में, ये बताओ पहले, v रिलेटिव आया समझ में कि माइनस v हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हैं, माइनस v का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, किसकी रिलेटिव वेलोसिटी, डीएम मास की, एंड डीएम बाई डी टी क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि मास ऐड कर रहे हैं, तो डीएम बाई डी टी जब पॉजिटिव होता है तो थ्रस्ट फोर्स वी रिलेटिव के पैरेलल हो जाता है, तो वी रिलेटिव अगर इस डायरेक्शन में है तो थ्रस्ट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, अरे मास ऐड कर रहे हैं ना यार इसमें, इसका ये बताओ, पहले मास कितना था, एम नॉट, अभी मास कितना है, एम नॉट प्लस म्यू टी, तो मास इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, मास इंक्रीज हो रहा है ना, तो डीएम बाई डी टी पॉजिटिव हो गया ना, तो जहां पे मास को ऐड करेंगे वहां पे पॉजिटिव, जहां पे मास डिक्रीज होगा वहां पे नेगेटिव, कुछ आई बात समझ में, क्या, अरे यार इस पे पहले फोर्स कितना लग रहा था, इस पे फोर्स एफ लग रहा है इस डायरेक्शन में, थ्रस्ट फोर्स इस डायरेक्शन में आया, तो इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इसकी, तो एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में कर रहा होगा तभी वेलोसिटी आई है, क्योंकि पहले रेस्ट में था, अभी कुछ वेलोसिटी आ गई, मतलब एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में कर रहा होगा वो, तो एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में कर रहा होगा, तो एम ए को क्या लिखेंगे, यही है ना एम ए यार, ये क्या है, एम ए, तो एम ए को आप क्या लिखोगे, एफ माइनस एफ थ्रस्ट, वही लिख दिया है, थ्रस्ट एफ थ्रस्ट की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू वी, नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया इसको। तो यहाँ से v वाले टर्म को एक साइड, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, डिस्टर्ब मत करो, तो यहाँ से क्या आएगा आपका dv अपॉन f माइनस म्यू वी इक्वल्स टू dt अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी। इंटीग्रेट कर देंगे, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, लॉन आ जाएगा ना, लीनियर है, v का पावर 1 है, t का पावर 1 है, लॉन आ जाएगा। तो लॉन f माइनस म्यू वी अपॉन क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ v हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ v क्या है, माइनस म्यू, कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू v, और ये क्या आ जाएगा, लॉन m नॉट प्लस म्यू टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t, कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है, म्यू, ये भी कहाँ से 0 टू t, म्यू से म्यू कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस ये कितना आ जाएगा, लॉन f माइनस म्यू v पुट कर देते हैं, फिर माइनस 0 पुट करेंगे तो लॉन f हो जाएगा, और यहाँ ये कितना आएगा, लॉन m नॉट प्लस म्यू टी माइनस लॉन m नॉट। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 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 प्लस कर देते हैं, ठीक है, ये तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा, लॉन f बाय f माइनस म्यू वी, और ये जगह लॉन m नॉट प्लस म्यू टी अपॉन m नॉट। तो लॉन इस साइड भी लॉन है, इस साइड भी लॉन है, हटा दो, तो क्या आ जाएगा, f अपॉन f माइनस म्यू वी इक्वल्स टू m नॉट प्लस म्यू टी अपॉन m नॉट। इसको इस साइड लाइए, तो ये जाएगा m नॉट इंटू एफ, इसको इस साइड लाइए, m नॉट इंटू एफ प्लस म्यू टी एफ माइनस m नॉट म्यू वी माइनस म्यू स्क्वायर वी टी। तो ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, v वाला टर्म इस साइड ले आते हैं अपन, तो m नॉट म्यू वी प्लस म्यू स्क्वायर वी टी इक्वल्स टू म्यू टी इंटू एफ। तो म्यू कॉमन ले लेते, एक म्यू कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से v कॉमन ले लीजिए, m नॉट प्लस म्यू टी इक्वल्स टू एफ टी। तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपको, एफ टी बाय एम नॉट प्लस म्यू टी। अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाय dt, dv बाय dt। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, तो एम नॉट प्लस म्यू टी का स्क्वायर, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे f आएगा, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस म्यू आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, इसका आंसर आएगा एम नॉट इंटू एफ बाई एम नॉट प्लस म्यू टी द होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए आप। यही तो है, डन। कौन सा लास्ट पार्ट, ये वाला एक्सेलरेशन का, ये किसका लास्ट पार्ट,
इस पेज पे लास्ट पार्ट या इससे पहले? एक्सेलरेशन तो सिंपल है ना, ए क्या होगा? ए क्या होगा? डीवी बाई डी टी। ए क्या होता है? डीवी बाई डी टी। वी ये है, तो ये क्या, यहाँ पे भी टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है, दोनों जगह है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है, तो ये तो u बाई वी का फॉर्म हो गया ना। तो वी स्क्वायर इंटू वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। इसका स्क्वायर हो गया, इसको कांस्टेंट, v को कांस्टेंट रख देंगे, डिनोमिनेटर वाले को कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काट है, यहाँ पे एक होल बना दिया है, इसमें पहले से सैंड है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू एट टी इक्वल्स टू 0 पे इसका जो मास है वो m नॉट है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्या है? 0 है, और इस पे कांस्टेंट फोर्स F, ये क्या है? कांस्टेंट फोर्स है, ये लग रहा है। इनिशियल ये किस में है? रेस्ट में। तो अब यहाँ पे जो ये सैंड है, ये इस डायरेक्शन, ये जो स्मॉल सा ओपनिंग है इसके थ्रू बाहर आएगा। सैंड स्पिल्स थ्रू अ होल, थ्रू अ होल in the bottom, in the bottom with constant rate, with constant rate mu kg per second. Find find the time dependent velocity and acceleration of car. Find the time dependent velocity and acceleration of find the time dependent velocity and acceleration of car. All surfaces are frictionless, है ना, वो ये गिवन है। सबसे पहले थ्रस्ट फोर्स लगेगा, अगर लग रहा है या नहीं लग रहा है वो डिसाइड करना है कि थ्रस्ट फोर्स होगा या नहीं होगा। तो थ्रस्ट फोर्स को डिसाइड करने के लिए वी रिलेटिव देखना पड़ेगा, है ना।
अच्छा ये बताओ, किसी भी टाइम पे एट टी इक्वल्स टू टी, किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी अज्यूम कर लेते वी है, सैंड से ऐसे है यहाँ पे, किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी वी है, फोर्स तो एफ लग रहा है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, एम नॉट माइनस म्यू टी हो जाएगा, करेक्ट, एम नॉट माइनस म्यू टी हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि इस सैंड जो है, ये जो डीएम मास इस साइड से डीटी टाइम में आ रहा है, अब ये बताइए कि इस मास की वेलोसिटी कितनी होगी। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, नहीं, आपको बताया क्या है कि व्हेन अ पार्टिकल या व्हेन अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ मूविंग बॉडी, याद है, यहां से ड्रॉप हो रहा है ना ये, हाँ, व्हेन अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ मूविंग बॉडी इट अक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, मतलब ये सैंड, अभी इसकी वेलोसिटी भी v है, तो इस सैंड की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में क्या रही होगी, v रही होगी, तो v रिलेटिव जब फाइंड करोगे आप, तो v रिलेटिव एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस, इसकी वेलोसिटी भी v है, सैंड की वेलोसिटी भी v है, और ये भी v है, तो v माइनस v जीरो हो जाएगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई, हेंस थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा, क्या होता है, v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, अब यही जीरो हो गया तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई थ्रस्ट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नाउ एम ए इक्वल्स टू एक ही फोर्स लग रहा है, एफ लिख दोगे, तो यही क्या है, एम डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ, यही एक्सटर्नल फोर्स है, वरना एफ एक्सटर्नल प्लस माइनस, कभी प्लस तो कभी माइनस आ सकता था, थ्रस्ट, बस थ्रस्ट फोर्स तो जीरो है, और एम की वैल्यू क्या है, एम नॉट माइनस म्यू टी इंटू डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ, तो डीवी को एक साइड रख लेते हैं, तो डीवी और ये एफ डी टी अपॉन म्यू नॉट म्यू टी, टी इक्वल्स टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी वी है, किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है, नोट कर लीजिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उससे कुछ मतलब होगा क्या अपने को, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी होगी तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा भी तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के फोर्स से इसके वेलोसिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, तो अपने को इसीलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी एक्स डायरेक्शन देखा, यहाँ पे भी एक्स डायरेक्शन देखा, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से ये v आ जाएगा और ये लॉन में आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा अपना, ये वाली वैल्यू v हो जाएगी 0 टू v, और ये f लॉन एम नॉट माइनस म्यू टी अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ टी, तो माइनस म्यू हो जाएगा, और ये 0 टू टी, तो v की वैल्यू कितनी हो रही है, तो माइनस एफ बाई म्यू, ये जगह लॉन म्यू एम नॉट माइनस म्यू टी, माइनस लॉन टी की वैल्यू 0 पुट करोगे एम नॉट हो जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो v कितना आ जाएगा, एफ बाई म्यू इंटू लॉन, ये पहले आएगा एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस, क्लियर, एंड एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू डीवी बाय dt, तो डीवी बाई dt में एफ बाई म्यू तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी टी लॉन एम नॉट बाय एम नॉट माइनस म्यू टी, एक मिनट, तो एफ बाई म्यू हो जाएगा, ये जो फंक्शन होता है उसी फंक्शन से डिफरेंशिएट करना होता है,
मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, बट आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तो डी समथिंग अपॉन समथिंग, है ना, इनटू समथिंग अपॉन डी टी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एफ बाई म्यू, ये 1 अपॉन दिस हो जाएगा। 1 अपॉन दिस मतलब ये न्यूमिनेटर में जाएगा और डी ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ से m कांस्टेंट है, m बाहर ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा, डी एम नॉट माइनस म्यू टी माइनस 1 डी टी। फिर से वही, फिर से वैसे ही सॉल्व कर दीजिए। एम नॉट से एम नॉट जाएगा, ये एफ बाई म्यू हो जाएगा, एम नॉट माइनस म्यू टी इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, -1 इंटू एम नॉट माइनस म्यू टी रेज टू -2, है ना। फिर से ये आ जाएगा 0 माइनस म्यू। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और म्यू से म्यू कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एक ये डिनोमिनेटर में आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा म्यू, ए की वैल्यू डायरेक्ट ये हो जाएगी। अब इतना नहीं करना था, पता है, इतना नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसको डिफरेंशिएट भी नहीं करते, पहला इक्वेशन से आंसर आएगा, फर्स्ट इक्वेशन से। किसी ने अभी तक बोला नहीं, लास्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। इसमें पता है ना एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ थ्रस्ट फोर्स तो 0 है, एम ए इक्वल्स टू एफ, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बाई एम। एफ बाई एम की वैल्यू क्या, एम माइनस म्यू टी, आ गया ना डायरेक्ट। इतना डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। एम ए इक्वल्स टू एफ, तो ए इक्वल्स टू एफ बाई एम। इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे आप, इतना ही आता। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, थोड़ा फास्ट नोट करो यार। लास्ट पेज ये है, लास्ट पेज का लास्ट पार्ट ये है। डन, नोट कर लिया इसको। डन ना, नोट कर लो, थोड़ा फास्ट करो बट। ऐसे एक स्टार लगा के लिखना। देखो ये टेबल है, ऐसा ही सरफेस है मान लो, और यहाँ पे चेन है, इस टाइप से मान लीजिए चेन है, और ये चेन इस साइड से ऐसा आ रहा है। ये बताओ अगर ये ऐसा आएगा, या चेन यहाँ पे है, इस चेन को इस साइड पुल कर रहे हैं अपन, तो चेन यहाँ से इस होल से डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, या इस सरफेस से चेन को अपन इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। तो आप ये बताइए क्या इस केस में या इस केस में, दोनों केस में इसका मास डिक्रीज हो रहा है क्या, यहाँ पे इस केस में डिक्रीज हो रहा है और इस केस में भी डिक्रीज हो रहा है। या कोई केस ऐसा हो सकता था, ये चेन ऐसा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा बन जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो इस केस में अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पे मास इंक्रीज होगा, तो तीनों केस में थ्रस्ट फोर्स लगेगा।
वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी इसकी ऐसी है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में तीनों केस में क्या लगेगा, थ्रस्ट फोर्स लगेगा। अब अज्यूम कर लेते हैं कि लैम्डा जो है, सपोज ये मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, तो आप थ्रस्ट फोर्स को क्या लिखोगे, एफ थ्रस्ट क्या हो जाएगा, वी रिलेटिव। अब ये मान लीजिए कि सपोज ये वी से आ रहा है, ये वी से आ रहा है, ये वी से जा रहा है, तो ये तीनों केस में वी रिलेटिव की वैल्यू वी हो जाएगी, क्योंकि ये जो है जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इस पे जो मास डिक्रीज हो रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये भी मूव नहीं कर रहा है, ये भी मूव नहीं कर रहा है, तो वी रिलेटिव की वैल्यू तीनों केस में क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। तो वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, तो वी रिलेटिव को वी लिख दिया, डी एम बाई डी टी। तो मान लेते हैं एक्स पार्ट है, ये सब, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स पार्ट के लिए कर रहे हैं सॉल्व, तो एक्स पार्ट के लिए सॉल्व करें, ये एक्स पार्ट आ चुका है, ये एक्स है, ये एक्स पार्ट जा चुका है, और ये एक्स पार्ट आगे जा चुका है, तो एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो इस पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का मास कितना रहा होगा, तो लैम्डा इंटू एक्स। तो लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर रख दिया, dx बाई dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो v लैम्डा v, मतलब बेसिकली एफ थ्रस्ट इस केस में क्या आ जाएगा, लैम्डा वी स्क्वायर हो जाएगा। एफ थ्रस्ट कितना हो जाएगा, लैम्डा वी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ही थ्रस्ट फोर्स, एक्स डायरेक्शन में तो कोई थ्रस्ट फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है अलोंग वाई। वो देख लेना आपको किस डायरेक्शन में फाइंड करना, वो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को रीड करके, तो बार बार ये एक्स वाई नहीं लिखना है, आपको खुद से समझ में आ जाएगा किस डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करना है, उसी डायरेक्शन में लेंगे अपन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, थोड़ा फास्ट करना, ठीक है। 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स में हो जाएगा जितना पढ़ाना है मुझे, बट थोड़ा फास्ट नोट करोगे, दो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा फास्ट करोगे तो आ जाएगा। A uniform chain of mass m and length l hangs on a thread and touches the surface of a table by its lower end. Lower end. Find find the force. Find the force exerted by the table. Find the force exerted by the table on the chain when half of its length has fallen on the table. The fallen part does not form heap. Does not form heap. Heap का मतलब ये है कि ऐसा आ रहा है ना, तो एक जगह पे ही वो
यहीं पे नहीं रहेगा, ये ऐसा जाएगा, आने के बाद ये ऐसा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा तो फिर इसका डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा फिर। तो अभी क्या है, अभी सपोज इसका ये जो लेंथ गिवन है ये L है और ये मास M है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा आ रहा है, यहाँ पे थ्रेड है, थ्रेड के लॉन्ग आ रहा है चेन, फिर ये ऐसा जाएगा। तो जब हाफ पार्ट आ जाएगा तब बताना है कि ये जो ये टेबल है, ये टेबल इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, नोट कर लीजिए। डन। तो यहां से कितना आ रहा है आंसर, तो देखो पहले ऐसा था, अभी इसका हाफ पार्ट आ चुका है, ये L है, अभी इतना है, ये वाला पार्ट कितना है, x मान लेते हैं, x पार्ट, x की वैल्यू यहाँ पे L/2 है, x पार्ट आ चुका है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये जो पॉइंट रहा होगा, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो x ट्रैवल किया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, √2gx। तो इस वाले सरफेस पे मास इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो मास इंक्रीज हो रहा है, dm/dt क्या है, इंक्रीजिंग है, हेंस F थ्रस्ट क्या हो जाएगा, पैरेलल टू v रिलेटिव, एंड F थ्रस्ट की वैल्यू क्या होती है, तो लैम्डा v स्क्वायर, तो लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gx, ये हो जाएगा m/l इंटू 2g, x की वैल्यू कितनी है L/2, L से L जाएगा, 2 से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा mg। तो अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा L/2 पार्ट पे, तो L/2 पार्ट का जो मास है ये कितना है, ये L/2 है, तो इसका मास भी कितना हो जाएगा m/2, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा m/2g, है ना, मतलब mg/2 फोर्स लग रहा है। अच्छा, दूसरा फोर्स एक थ्रस्ट फोर्स भी लग रहा होगा, तो v रिलेटिव इसका इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये रेस्ट में है तो v रिलेटिव इसका इस डायरेक्शन में है, तो v रिलेटिव जिस डायरेक्शन में होगा थ्रस्ट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है थ्रस्ट फोर्स, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो mg है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो mg है। तो ग्राउंड इस पे जो नॉर्मल लगा रहा होगा, टेबल जो नॉर्मल लगा रहा होगा, यही फाइंड करना है अपने को, क्या फाइंड करना है, यही नॉर्मल फाइंड करना है। तो इस नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n इक्वल्स टू F थ्रस्ट प्लस mg/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये है mg प्लस mg/2, तो आंसर कितना आएगा 3mg/2 आएगा। आई बात समझ में कुछ, यही फोर्स क्या है, फोर्स exerted by table on the chain। नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट नोट कीजिए, है ना, एक क्वेश्चन और देता हूँ सिंपल सा, और एक कॉन्सेप्ट है 2 मिनट का, हो जाएगा बस, खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। डन, छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ, क्वेश्चन इसी टाइप से रिलेटेड है, तो वो आपको बुकलेट में मिल जाएगा।
लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन, थ्रस्ट फोर्स आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ही एक तरह का बट कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ रहे हैं। मान लीजिए ये रॉकेट है, अभी इसका मास जो है एट टी इक्वल्स टू 0, लेट से वेलोसिटी इसकी u है, t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी u है, और इसका जो मास है, मास जो है इसका वो m नॉट है, और वेलोसिटी क्या है u। तो किसी भी टाइम t पे, क्योंकि क्या होगा इसका जो एग्जॉस्ट है वो बाहर आएगा, एग्जॉस्ट जो है इसका इस साइड आएगा, एग्जॉस्ट है तो इसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अज्यूम कर लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी v रिलेटिव v r है, ठीक है। इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, तो v हो गई है, एंड dm by dt गिवन है, dm by dt इज म्यू, तो अभी इसका मास कितना होगा m, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m नॉट माइनस म्यू टी, m नॉट माइनस म्यू टी। अब ये बताइए कि यहाँ पे अगर मुझे जो यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो इस पे इसका एफबीडी अगर आप बनाओगे तो इस पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्या, mg। अब यहाँ पे dm बाई dt क्या है, नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, मास डिक्रीज हो रहा है, मास क्या हो रहा है, हियर मास इज डिक्रीजिंग, एग्जॉस्ट बाहर आ रहा है तो मास डिक्रीज होगा, तो जब मास डिक्रीज होगा तो dm बाई dt नेगेटिव हो जाएगा, हेंस F thrust is एंटी पैरेलल टू V रिलेटिव। तो एग्जॉस्ट जब बाहर आएगा तो ये इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इस पे थ्रस्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इस साइड इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इस साइड इंक्रीज हो रही है। तो अभी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पे इस डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में mg लग रहा है। तो अगर मुझे लिखना होगा नाउ, तो अपन ये ऐसे लिखेंगे, ma इक्वल्स टू F थ्रस्ट माइनस mg, यहाँ पे ये इक्वेशन आएगा, ma इक्वल्स टू F थ्रस्ट माइनस mg, ये ma है। तो a को आप क्या लिखेंगे, ऐसे ही a लिख दीजिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F थ्रस्ट बाय m माइनस g हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dv बाई dt। F थ्रस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो v रिलेटिव vr इंटू dm बाई dt अपॉन m माइनस, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो ऐसे ही है जी, t को इस साइड लाते हैं अपन, तो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, vr बाई m इंटू dm, ये dt आएगा तो dt से dt चला जाएगा, g dt, g dt, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, v रिलेटिव कांस्टेंट दिया हुआ है dm बाई m g dt, 0 पे इसका मास m नॉट था, वेलोसिटी u थी, t टाइम पे इसका मास m हो गया, इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू v रिलेटिव, ये आ जाएगा लॉन, ये क्या आ जाएगा लॉन m बाई एम नॉट, डायरेक्ट लिख देता हूँ चलेगा ना, m बाई एम नॉट माइनस जी टी। तो यहाँ से एक वेलोसिटी ऐसा आ गया, ऐसे बॉक्स के अंदर रख दो, बट लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि फोर्स का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि फोर्स का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है, बस ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, ये लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1 2 3 ट्राई करेंगे डिस्कस करने के लिए, 3 तक कंप्लीट करने के, ठीक है, क्योंकि फोर्थ में कुछ अच्छे क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, तो उसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे, और वो एक्सरसाइज 4 के कुछ क्वेश्चन जो है आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा, अभी नहीं, जब एक बार डिस्कशन हो जाएगा तब।
v रिलेटिव v है, मान लिया v है, कुछ तो फाइंड कर ही सकते हैं ना, कुछ वेलोसिटी इसकी गिवन होगी और ये v है तो सबट्रैक्ट करके आ जाएगा अपने को v रिलेटिव v है। तो अब देखो ना यहाँ पे एग्जॉस्ट इस साइड आ रहा है, एग्जॉस्ट इस साइड आ रहा है मतलब इसका मास डिक्रीज हो रहा है ना। जब यहाँ पे फ्यूल बर्न होगा तो इसका मास डिक्रीज होगा, मास डिक्रीज हो रहा है मतलब डीएम बाई डी टी नेगेटिव है, नेगेटिव है तो थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होगा। तो एग्जॉस्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वी रिलेटिव मान रहे इस डायरेक्शन में, वी रिलेटिव एग्जॉस्ट इस साइड आएगा इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे बैठ जाओगे तो क्या लगेगा, एग्जॉस्ट इस साइड जा रहा है तो वी रिलेटिव इस डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो थ्रस्ट फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस साइड लग रहा होगा थ्रस्ट फोर्स, है ना। तो अभी इस पे क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल्स टू एफ थ्रस्ट माइनस एम जी, तो यहाँ से ये दिख जाएगा अपने। अब आपका जो होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 3 4 5 तो खुद से सॉल्व करना, नहीं आ रहा है पूछिए बट फिर भी ट्राई कीजिए। बट नेक्स्ट लेक्चर में 1 का कुछ डिस्कशन हो चुका है, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, सेकेंड और थर्ड भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्राइडे 6:30, फ्राइडे 6:30 नेक्स्ट लेक्चर में उतना, फिर संडे को पूरा, संडे को एक्सरसाइज 4। चलो उसके बाद नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा अपना रोटेशनल मोशन। बाय बाय, टेक केयर।